हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये बताइए भूगोल के पेपर में आंसर नहीं आएगा तो कैसे बना के लिखेंगे। 1000% की गारंटी पहले ही ले रहे हैं कि जो बताएंगे सही बताएंगे और जेन्युइन तरीका बताएंगे कैसे आप आंसर बनाकर लिख सकते हैं। 100% सही तरीका होगा और 70 में से 65 भी आपका आ सकता है, जो तरीका मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। एक अच्छा तरीका रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पेपर है जो कि बोर्ड का पेपर है। ये मैंने नहीं बनाया है, बोर्ड ने 2025 में जो परीक्षा लिया था उसका पेपर। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है आप इसको आंसर लिख सकते हैं। अगर मैं खुद से बनाता तो शायद आप कहते कि रट कर आए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ वो बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको बताएंगे। तो पन्ना पलटते हैं और बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें कुछ बनाने लायक नहीं होता है, इसमें आपको टिक करना होगा। 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी, तुक्का मार देंगे तो 8 का 8 सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको उचित लगेगा आप उसे कर सकते हैं। हालांकि मैं एक बार उत्तर बता दे रहा हूं कैसे जो है आप इसका उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो सघन जनसंख्या वाला प्रदेश इसमें पूछा है, तो इसमें आपका दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है। तो इसमें स्वास्थ्य उपागम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में विकीर्ण ग्रामीण बस्तियां नहीं है। विकीर्ण ग्रामीण बस्तियों का मतलब ऐसी बस्तियां जो बिखरी हो, दूर दूर हो। तो गंगा के जल के मैदानों में सघन बस्तियां पाई जाती हैं, ना कि विकीर्ण पाई जाती हैं। बाकी इसमें तीनों में जो है विकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। विकीर्ण को प्रकीर्ण भी या प्रक्षिप्त बस्ती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो इसमें असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईटीडीपी का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसमें समन्वय जनजातीय विकास प्रोग्राम हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध पोताश्रय है, यानी स्थल से घिरा हुआ है। तो विशाखापट्टनम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है। जिसमें वायु प्रदूषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गए 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो कि पेपर में यहाँ से रिपीट भी कर सकते हैं। आ जाते हैं अब अतिलहोत्री प्रश्न की। ठीक है, कैसे जो है आप इसको आंसर बना के लिखेंगे। अब यहाँ से कहानी आपकी शुरुआत होती है। तो चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन अपनी कॉपी में आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और यहाँ पे जैसे पहले का ए सही है तो इस प्रकार से लिख के टिक कर देंगे और ऐसे सारे क्वेश्चन लिख लेंगे। अच्छे से साफ सुथरा स्पष्ट लिखेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय आपको करना है। ठीक है, आइए दोस्तों अब जानते हैं कैसे अतिलहोत्री प्रश्न आप लिखेंगे। क्वेश्चन है, स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, कुछ जानते नहीं इसके बारे में, पूरा पेपर नहीं जानते हैं कैसे हल करना है, तो सही तरीका आपको यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए, लिखा स्थानांतरण। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान का अंतर। तो अब कैसे इस कॉपी में लिखेंगे, पहले आपको हिंट समझना है फिर कॉपी में लिखना है। तो कॉपी में सबसे पहले आप अपने लिखेंगे कॉपी में अतिलहोत्री प्रश्न, प्रश्नोत्तर नंबर 9 है, 9 लिख देंगे। फिर आप यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे। अब इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए लिखा है स्थानांतरण, मतलब कोई मान लेते एक स्थान ए है, ठीक है, और मान लेते कोई एक स्थान बी है। जब ए वाले स्थान से या बी वाले स्थान से किसी लोग दूसरे स्थान पर जाके बस जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं या चले जाते हैं किसी भी कारणवश, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्थानांतरण कहते हैं। बस सिंपल आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक सेंटेंस और पूछ लेता है, घुमा के पूछ लेगा कि प्रवास किसे कहते हैं। तो प्रवास का मतलब भी यही होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना किसी भी कारणवश। ठीक है, ये डायग्राम भी बना सकते हैं। अब इसकी छोटी सी परिभाषा आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि जब मानव, ठीक है, लिखेंगे जब मानव किसी कारणवश, किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, चले जाते हैं तो उसे
तो उसे स्थानांतरण कहते हैं। सिंपल, ठीक है, उसे कहते हैं स्थानांतरण। इस प्रकार से लिख देंगे, स्थानांतरण कहते हैं। फिर देखिए काम आपका लोहा है एकदम बिल्कुल। स्थानांतरण कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि इसे प्रवास भी कहा जाता है। इसे प्रवास भी कहा जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ये डायग्राम भी बना सकते हैं, यूनिक लगेगा थोड़ा सा, भूगोल में चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100% कोई माइकलाल काट नहीं सकता, बस आप लिख कर तो आइए एक बार। 100% सही तरीका है ये, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लाल पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि जो है थोड़ा अच्छा दिखे, आपको लाल पेन का यूज नहीं करना है। यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे जैसे। जैसे में क्या होता है, जब लोग गाँव से, ठीक है, गांव से कहाँ जाते हैं, गांव से शहर में जाते हैं, गांव से शहर में जाते हैं, तो गांव से शहर में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रवास कहलाती है या स्थानांतरण कहलाती है। सिंपल, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जामिनर चेक करेगा, 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। लिखने का तरीका देख लीजिए, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर, कह रहा है कि लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। इसको आपको लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न है। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको काम करना है कि अपने कॉपी में यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए एक लाइन छोड़ देना, फिर आपको यहाँ पे लिखना है, एक लाइन छोड़ के प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 10 है तो 10 आप यहाँ पे लिख देंगे। सारे क्वेश्चन क्रम वाइज करेंगे ताकि जो है थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, एग्जामिनर भी पूरा नंबर आपको दे सही तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग क्या है, लिंगानुपात कैसे मापा जाता है, तो आप अपने यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे, लिंगानुपात। इस प्रकार से हेडिंग ऐसे बना लेंगे, ये बन गया हेडिंग, ठीक है। अब इसके बारे में आपको लिखना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, लिंगानुपात है यानी लिंग के अनुसार जो अनुपात है। तो यहाँ पे जो स्त्री हैं, ठीक है, स्त्री हैं, स्त्री और जो पुरुष हैं, ठीक है, जो पुरुष हैं, इन दोनों को जो अनुपात होता है, स्त्री और पुरुष का अनुपात, ठीक है, स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं, उसे लिंगा अनुपात कहते हैं, लिंगा अनुपात कहते हैं, ठीक है, लिंगा अनुपात कहते हैं। हो जाएगा सेंटेंस। अब आधा काम तो आपका हो गया है, ठीक है, ये आपका हो गया सेंटेंस। अब यहाँ पे लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि कैसे मापा जाता है। अब आपको नहीं पता है कैसे मापा जाता है तो आप इसमें लिख सकते हैं, एक बॉक्स ऐसे बना के छोटा सा, यहाँ पे लिखिए स्त्री, ठीक है, स्त्री अनुपाते पुरुष, ऐसे करके ऐसे बना के इसको बॉक्स में कर दीजिए। स्त्री पुरुष थोड़ा सा स्त्री पुरुष अनुपात हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसी कहते हैं लिंगा अनुपात, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से, अगर नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से कुछ बना के आप सेंटेंस लिख कर आइए, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ये भी राइट आंसर होगा, 100% राइट आंसर होगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हालांकि इसका जो फार्मूला है, जो सही फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए पेपर में आ जाएगा तो भाई लिख देना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्त्री जो है, यहाँ पे स्त्री को यहाँ पे ऊपर लिखिए स्त्री, या फिर स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या इस प्रकार से लिखिए, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ बट्टे का निशान लगाइए इस पे, यहाँ नीचे लिखिए पुरुषों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे नीचे पुरुषों की संख्या, ये हो जाएगा। गुणे इसके सामने 1000 कर देना और इसको जो है बॉक्स में ऐसे आप यहाँ पे बॉक्स बना के फिट कर देना, ठीक है। बस पूरा नंबर आपके हाथ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रक फार्मिंग क्या है। अब आपको ट्रक फार्मिंग कभी सुने नहीं है, पढ़े नहीं है, ट्रक फार्मिंग क्या है, तो उसके बारे में आपको लिखना है उत्तर। तो देखिए सबसे पहले कॉपी लेते हैं, ठीक है, मतलब दूसरा पेज लेते हैं। दूसरे पेज में यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है। पहला काम तो यहीं से आपको करना है, प्रश्नोत्तर नंबर ये लिख लेना है। प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है, 11 है, तो 11 यहाँ पे ले देंगे, प्रश्नोत्तर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, हेडिंग क्या बनेगा, ट्रक फार्मिंग, तो आप यहाँ पे लिखिए ट्रक, जो क्वेश्चन में दिया है वहीं से आप जो है हेडिंग बना लेंगे, ट्रक फार्मिंग इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अंडरलाइन कर देंगे इसको, चाहें तो आप इस प्रकार से बस आप यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ट्रक फार्मिंग आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखे भाई, तो यहाँ पे देखिए ट्रक लिखा है ना, ट्रक तो जानते हैं, देखे भी होंगे ट्रक, तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मिंग। फार्मिंग जो खेती वगैरह होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो क्या होता है इसमें, जो ट्रक होता है, ठीक है, ट्रक से जो सब्जी होती है, ठीक है, जो सब्जियां होती हैं, ठीक है, ट्रक से जो सब्जियां होती हैं, और इसके बाद जो है जो फल होते हैं, ठीक है, फल सब्जियों को बाजार तक, ठीक है, बाजार तक कह सकते हैं, या फिर शहर में
ट्रक से भेजा जाता है, क्या करते हैं, ट्रक से भेजा जाता है, उसी को ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि ट्रक से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या फिर बाजार में या फिर शहरों में भेजने की प्रक्रिया को ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जो कृषि में अनाज उत्पादन होता है, जो फसल उत्पादन होती है, जो फल उत्पादन होता है, वही ट्रक के माध्यम से शहरों या बाजारों में लेकर जाते हैं, उसी को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। सिंपल लिख सकते हैं अपना, ठीक है। आगे देखिए, जल परिवहन के क्या लाभ हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल परिवहन के लाभ बताना है। तो सबसे पहला काम वही आपको भर देना है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, मैं आप लिखूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप ये हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग क्या बनेगा आपका, यहाँ पे हेडिंग बनेगा जल परिवहन के लाभ, तो यहाँ पे लिखेंगे जल परिवहन के लाभ, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, तो 2 पॉइंट आपको लिखना है जल परिवहन के लाभ में, ठीक है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। सवाल है लिखे क्या, तो देखिए जल परिवहन का मतलब क्या होता है भैया, जो समुद्र में या फिर नदियों में जो जहाज चलती है वही जल परिवहन हो जाएगा। तो क्या लाभ है भैया, जैसे हम सड़क पे जैसे चलते हैं, ट्रक वगैरह चलती है, बस चलती है, तो वस्तु और सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, ऐसे ही जल परिवहन में भी तो होता है। उसमें लिखेंगे वस्तु, ठीक है, क्योंकि वस्तुओं को लेकर जाएंगे, वस्तु प्लस सेवा, या फिर और लिखेंगे वस्तु और सेवा। सेवा का मतलब जैसे पब्लिक वगैरह हो गए, वस्तु और सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, जो जल परिवहन होता है इसमें जो है ज्यादा प्रदूषण नहीं होता, तो उसमें लिखेंगे प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है, प्रदूषण नहीं होता है। इस प्रकार से ले सकते हैं। जैसे सड़क पे चलते हैं तो कभी कभी जाम लग जाता है, तो यहाँ पे जाम नहीं लगता है, ऐसे भी तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही होगा। तो 2 पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन की मानव बस्ती को जो है आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो मानव बस्ती को परिभाषित करना है, तो चलिए परिभाषित कर लेते हैं, क्या दिक्कत परिभाषित करने में। सबसे पहला काम वही आपको यहाँ पे हेडिंग बना लेना है, प्रश्नोत्तर नंबर डाल के हेडिंग बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है मानव बस्ती हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आप सोच के बताइए जरा, क्वेश्चन में पूछा है कि मानव बस्ती को आप कैसे प्रभावित करेंगे, तो क्या मानव बस्ती आप नहीं जानते हैं? मानव बस्ती जो है, मानव घर बना के अपना जो है रहने का काम करता है, जीवन यापन करता है किसी प्रकार से, कहीं बस्ती वगैरह बना के। तो एक तो बस्ती होती है आपके गांव में, यानी ग्रामीण होती है, ठीक है, गांव में होती है। दूसरा कहाँ पे होती है, शहर में, यानी नगर में कह सकते हैं। तो 2 प्रकार की बस्तियां होंगी, एक ग्रामीण बस्तियां हो गई, दूसरे शहरी बस्तियां, नगरीय बस्तियां हो गई। तो आप इसमें ले सकते हैं जब मानव रहने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जब मानव रहने के लिए आवास बनाता है, ठीक है, आवास बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बस्ती कहते हैं। सिंपल, उसे बस्ती कहते हैं। आवास बनाकर रहता है, यहाँ पे सेंटेंस जोड़ सकते हैं, आवास बनाकर रहता है, तो जो है उससे क्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं। बस्ती किसने बनाया, मानव ने, तो क्या कहेंगे, मानव बस्ती, ठीक है। अगर यहाँ जानवर बनाएगा तो जानवर की बस्ती कहेंगे, लेकिन मानव बनाया तो मानव बस्ती हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, आसानी से दोस्तों आप लिख सकते हैं, बस ये कि थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अगला देखिए क्वेश्चन है, धरातलीय जल संसाधन के इन 4 स्रोतों का नाम लिखिए। तो धरातलीय जल संसाधन, धरातल पे जल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से जल स्रोत हैं जहां पाए जाते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए इसके बारे में लिख देते हैं फटाफट। सबसे पहला काम क्या बनेगा आपका, यहाँ पे सबसे पहला काम ये है कि आप यहाँ पे अपने कॉपी में जो है यहाँ पे जो है प्रश्नोत्तर नंबर डाल दीजिए, ठीक है, और अपनी कॉपी में हेडिंग बना लीजिए। 2 काम आपको ये कर लेना है। इसको चाहे तो आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं। 4 पूछा गया है, तो 4 पॉइंट जो है आप इसमें जो है इस प्रकार से, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा चौथा पॉइंट। तो आप चाहें तो उसको डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कि धरातलीय जल संसाधन, यानी धरातल पे जल संसाधन है, तो जल कहाँ मिलता है, एक तो नदी में मिलता है देखने को, और कहाँ मिलता है, तालाब में मिलता है, कुआं में मिलता है, अब तो कुआं से बंद हो गया है,
कुआं में मिलता है, ठीक है, और कहाँ मिलता है, झील में मिलता है। तो ये प्रकार का क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट पूछा है, 4 पॉइंट लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए सिंपल से यहाँ पे 4 स्रोत हो जाएंगे, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख करना है, 2 नंबर का पूछा गया, 2 नंबर के हिसाब से ही लिखेंगे। तो जल प्रदूषण है आपका हेडिंग बन जाएगा जल प्रदूषण के कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वही काम करना है, आपको प्रश्नोत्तर नंबर डाल देना है और आपको दूसरा काम हेडिंग बना लेना है। इतना काम करने के बाद 2 कारण पूछा गया है, तो आप यहाँ लिखिए पहला कारण, यहाँ लिखिए दूसरा कारण, ठीक है। जल प्रदूषण कैसे होता है भाई, जो कचरा होता है, जो नाला होता है, तो यहाँ पे लिखिए गंदी नाला, जो गंदा गंदा नाला होता है, गंदा नाला नदी में, ठीक है, नदी में मिल जाता है। नदी में मिलने से, नदी में मिलने से जल क्या होती है, जल दूषित हो जाती है, जल दूषित हो जाती है, ठीक है, जल दूषित हो जाती है। इस प्रकार से आप लिखिए। थोड़ा मैं यहाँ पे जल्दी लिख रहा हूँ और समझाने के लिए लिख रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग खराब हो रही है, तो आप अच्छे से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसमें जो उद्योग होते हैं, उद्योगों से जो कचरा निकलता है, उद्योगों से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, इससे भी प्रदूषण फैलता है। तो आप 2 पॉइंट लिख दीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरह दोस्तों आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ये भी बताएंगे लघुत्तरीय कैसे लिखेंगे, चिंता मत करिएगा। फिर इसको आपको बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, ये भी आपको बता देंगे। तो फटाफट इसको देख लेते हैं, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाए। साझा संपत्ति संसाधन को परिभाषित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा देखने को। तो जब ये क्वेश्चन आएगा साझा संपत्ति संसाधन को परिभाषित कीजिए, तो उसको कैसे लिखे, कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए साझा संपत्ति संसाधन आपका हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस, 3 सेंटेंस है। एक सेंटेंस लिखा है साझा, दूसरा है संपत्ति, ठीक है, संपत्ति लिखा है, तीसरा लिखा है संसाधन। यही पूरा 3 सेंटेंस में पूरा खेल है। तो क्या कहते हैं इसे, देखिए यहाँ पे जो साझा है, जैसे मान लो कि आपने कोई मोबाइल लिया, और मोबाइल लिया है, आपके दोस्त ने आपको 10,000 दिया है, आपने 20,000 का मोबाइल लिया है। तो आपके दोस्त ने 10,000 दिया है, तो आपका मोबाइल साझा है या आपका पूरा है? तो जवाब होगा आपका मोबाइल साझे में है, क्योंकि आपके दोस्त ने भी पैसा दिया है। इसका मतलब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा संसाधन है, ऐसा संपत्ति है जो साझा में है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि गाँव का एक तालाब है, ठीक है, गाँव का मान लेते हैं एक तालाब है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान मान लेते हैं, कब्रिस्तान हो जाएगा, ठीक है। या फिर चारागाह है, मान लेते हैं चारागाह है, ठीक है। या फिर अगर नहीं समझ, सड़क मान लेते हैं, सड़क देख लीजिए, ठीक है। या फिर गांव का जो प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल होता है, जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए सरकारी स्कूल। ये सब क्या है, ये सब एक किसी एक व्यक्ति का मालिक होता है कि पूरा समाज मालिक होता है? तो जवाब होगा पूरा समाज मालिक होता है। जब पूरा समाज मालिक होता है तो ऐसे संसाधन को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं, ठीक है। परिभाषा लिखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे करके, ये सारे जो है यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए, बढ़िया पूरा दोस्तों नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। आपको मैंने बताया है 8 क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का है, 16 नंबर। ये 16 नंबर दोस्तों आपका 100% पूरा फिक्स है, कोई काट नहीं सकता। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें कैसे लिखेंगे वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब आते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न पे। जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पे 4 अंक आपको मिलेंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसका उत्तर जो है, जब आप लिखेंगे तो कम से कम 1 पेज में पूरा आंसर आप कंप्लीट करेंगे, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। सवाल ये कि भाई छोटे छोटे तो हो गए, अब बड़े कैसे होंगे? तो आइए देखते हैं कैसे नहीं होगा ये, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का जो है पैटर्न जो है वो यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ऐसे जो है आप यहाँ पे लिख देना लघु उत्तरीय प्रश्न, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इसको लगे हाथ से अंडरलाइन कर देना आप लोग। फिर यहाँ पे आप दूसरा काम कर लेना, यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर आप यहाँ पे लिख देना, प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर जो भी रहेगा आप इस प्रकार से लिख देना। कितना है? 17 है, तो 17 आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन से हेडिंग बनेगा कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन कैसे प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है ये आपका हेडिंग यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से आपका हेडिंग बन जाएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण,
प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को, ठीक है, मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, मानव जीवन को प्रभावित करता है, कैसे हटा देंगे, मानव जीवन को प्रभावित करता है। इस प्रकार से आपका ये हेडिंग बन जाएगा, प्रभावित करता है, ठीक है। इसके बाद जो है कैसे करता है, अब इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अब क्या लिखना है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, ये मानव जीवन को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। देखिए कैसे करता है। जो मानव है, ठीक है, ये जो मानव है ये किस पर निर्भर है? ये निर्भर है संसाधन पे। कौन से संसाधन पे? तो जवाब होगा प्राकृतिक संसाधन पे, ठीक है। प्राकृतिक जो संसाधन हैं ये उसी पर निर्भर है। यानी मानव क्या करता है, जितने भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करता है। इसका मतलब ये है कि मानव जो है इसको प्रभावित करता है और जो प्रकृति है वो मानव को प्रभावित करता है। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए जो है एक मानव है, ठीक है, इतना बड़ा मानव बना देते हैं, एक मानव है, ठीक है, और मान लेते हैं एक पेड़ है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एक पेड़ है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये मानव इस पेड़ से जो भी अपनी आवश्यकताएं हैं, फल है, छांव है, लकड़ी है, सब कुछ प्राप्त कर रहा है, अगर ये पेड़ काट दे, मानव इसको पेड़ को काट दे, तो जो है मानव का असर इस पर पड़ा, ठीक है, और आने वाले दिनों में इस प्रकृति का असर किस पे पड़ेगा? मानव को पड़ेगा। तो कैसे प्रभावित कर रहा है ये आपको समझना है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जिससे वृक्षारोपण जो होते हैं, मतलब जो वन होते हैं उसको काटे जाते हैं, और वहाँ मानव उद्योग लगाता है और फिर इसके बाद जो है कंपनी स्थापित करता है। ऐसे सेंटेंस बना बना के आप लिखना शुरू करेंगे। कहानी की तरह भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कहानी की तरह लिखना शुरू करिए। जब लिखना शुरू करेंगे तो कुछ वर्ड आपके दिमाग में जरूर आएंगे, कैसे इसको आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण लिखा गया है, यानी जितना भी नेचुरल चीज़ है वो कैसे मानव को प्रभावित करता है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। आप इसमें चाहे तो कई सारे पॉइंट हेडिंग भी बना सकते हैं, जैसे कि बना सकते हैं जैसे जलवायु है, ठीक है, जलवायु है, क्या जलवायु मानव को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। जहाँ पे बहुत ही ठंडी पड़ती है तो मानव प्रभावित होता है, बहुत जहाँ गर्मी पड़ती है जैसे मरुस्थल वगैरह वाला हो गया, वहाँ मानव प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है वो मानव को प्रभावित करता है। आप ऐसे सेंटेंस अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, बागानी कृषि की मुख्य विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। तो बागानी कृषि क्या होता है? बागानी कृषि वो होता है जो बागानों में की जाती है। बागानों का मतलब जो रोपड़ कृषि होती है, जो बागानों में की जाती है, उसे हम जो है बागानी कृषि कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? तो देखिए, अगर पूरा नंबर चाहिए तो एक काम और कर सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे सेंटेंस लिखा गया है कि बागाने या बागान कृषि की मुख्य विशेषता, तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, यहाँ पे अच्छे से बागान कृषि, पहले प्रश्नोत्तर नंबर डाल देंगे, फिर इसके बाद बागान कृषि की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे ये हो जाएगा आपका हेडिंग, ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आप एक डायग्राम बनाइए, ठीक है, डायग्राम बनाइए ऐसे करके, थोड़ा सा यूनिक लगेगा, अच्छा लगेगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, बढ़िया से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके 5 पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे, 4 पॉइंट ले सकते हैं, 5 पॉइंट ले सकते हैं। बागानी कृषि की आपका हेडिंग हो जाएगा, इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? वे कृषि जो बागानों में की जाती है, तो ये यहाँ पे जो विशेषता इसकी है, इसमें पूंजी अधिक लगती है। भाई खेती करने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। इसमें पूंजी की यानी पूंजी अधिक लगता है, आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें जो है ये बड़े क्षेत्रों में क्या होती है, यानी भूमि की आवश्यकता होती है, इसमें ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होती है, यानी इसमें लिख सकते हैं पूंजी की, यहाँ पे पूरा सेंटेंस पूंजी की अधिकता, ठीक है, पूंजी की अधिकता हो जाएगी, भूमि की अधिकता हो जाएगी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट कह सकते हैं, इसमें श्रम भी लगेगा, यानी मजदूर भी लगेंगे, तो मजदूर भी अधिक लगेंगे, ठीक है। जब भाई ज़मीन पे ज़्यादा खेती की जाएगी तो ज़मीन में मशीन भी लगेगा, ठीक है, और इसमें जो मशीन होगा इन सब का भी प्रयोग किया जाएगा, मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये सब इसकी विशेषता है। विशेषता में आप लिख सकते हैं कि मशीनों का उपयोग करके कृषि उपज को बढ़ाया जाता है। ऐसे सेंटेंस बना के इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, जो आपके फसल होते हैं जैसे कि चाय हो गया, ठीक है, चाय हो गया, कपास हो गया,
गन्ना हो गया, ये सब क्या है, ये सब का जो है बागाती फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पे पहला हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में आप यहाँ पे थोड़ा बना के लिखेंगे, फिर तीसरा हेडिंग डालेंगे, बना के लिखेंगे। ये पूरा का पूरा दोस्तों एक पेज में आराम से चला जाएगा और 4 नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अच्छे तरीके से आप बना के लिखिए, फिर भी पूरा नंबर मिल जाएगा। ये सही तरीका है। पूरा नंबर नहीं मिलेगा तो 3 नंबर तो 100% आपको मिलेगा, और बना के लिख रहे हैं 3 नंबर मिलता है तो कम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग वाला देख लेते हैं कैसे आप इसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। 3 + 3 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लास्ट अथवा करके नीचे दिया रहता है कि भारत में भूमि के निम्नलिखित की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे से 24 नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे जो है आपको कैसे कॉपी में लिखना है, तो अगर मान लीजिए आप पहला लिखते हैं, पहला वाला, तो इसमें लिखेंगे विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं वृद्धि के प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले वृद्धि बताएंगे, फिर कारक बताएंगे कि किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो आप सोचिए यहाँ पे जनसंख्या वितरण वृद्धि, वृद्धि क्यों होती है? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो जलवायु है वो अनुकूल पाई जाती है, इसलिए वहाँ वृद्धि होती है। ठीक है, वहाँ पे अशिक्षा है, अशिक्षा है, बहुत पढ़े लिखे लोग कम नहीं होते हैं, मतलब कि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं, तो अशिक्षा के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, लोग परिवार नियोजन नहीं अपनाते हैं, परिवार नियोजन जो है वो नहीं अपनाते हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। तो कुछ ये पॉइंट है जिसके बारे में आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बारे में आप ये लिखेंगे कि जनसंख्या क्यों प्रभावित होती है। तो जैसे कि अगर मान लो कि कहीं पे मिट्टी जो है वो अच्छी है, यानी अच्छी मतलब उपजाऊ है, तो जहाँ मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जहाँ पे जो है अगर मान लेते हैं कि वहाँ पे जलवायु अच्छी है, जलवायु जो है अगर अच्छी है मान लेते हैं, यानी नॉर्मल जलवायु है जैसे थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी टाइप की, तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। ठीक है, या मान लेते हैं कि यहाँ पे रोजगार मिलते हैं, जहाँ पे रोजगार मिलते हैं वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा ये सब रहता है वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस जब बना के लिखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको याद रहेगा और आप अच्छे से कुछ ना कुछ लिखकर जरूर आएंगे। तो दोस्तों आप ऐसे बना के सेंटेंस को लिखकर आएंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको जरूर मिलेगा। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ चुका हो, हिंट तो आपको मिल गया हो कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।